Good evening. Myself Dr. Manisha Shadev. Today we will discuss topic from international law and topic is diplomatic agents. As we know, we heard the word diplomatic in our day-to-day life. In this audio, we will try to know who are diplomatic agents, what are their functions and how diplomacy is generated. Now let us come to our topic. Our first topic is who are diplomatic agents. In this we will deal first national representative. Actually these diplomatic agents work as national representative of a particular state. They act as a representative of a sending state to the other state in which they are appointed. कहने का तात्पर्य है ये एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक राजदूत के तौर पर दूसरे राज्य में जाकर नियुक्त होते हैं और वहां के क्रियाकलापों पे ध्यान देते हैं। ये राजदूत की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है और ये राजदूत की जो प्रथा है प्राचीन काल से लेकर अभी तक चली आ रही है। प्राचीन काल में अंगद के रूप में हम रामायण में देखते हैं कि वो भी एक दूत थे। इसी प्रकार जो राजदूतों की प्रक्रिया है या राजदूत भेजने की प्रक्रिया है ये लगातार चली आ रही है। कहने का तात्पर्य ये जो राजदूत होते हैं ये दो राज्यों के बीच में एक मैसेंजर का काम करते हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प टू वर्क आउट सर्टेन नेगोशिएशन बिटवीन टू नेशंस। जैसा कि अभी मैंने ही समझाया था कि राजदूत क्या होते हैं, एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो ये राजदूत एक प्रतिनिधि के रूप में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। वहाँ प्रतिनिधि के तौर पर वे दो राष्ट्रों के बीच में नेगोशिएशन, ट्रीटी, अलायंसेस के द्वारा अपने बातों को रखने की कोशिश करते हैं, या कहे अगर युद्ध की स्थिति है तो दोनों के बीच में संधि करवाने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार से कहा जाए राजदूत युद्ध टालने के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी राष्ट्र में या दूसरे राष्ट्र में कैसा संबंध बना रहेगा या कैसा संबंध रहेगा यह एक डिप्लोमेटिक एजेंट या राजनयिक अधिकारी या राजदूत के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमीडियरी ऑफ फॉरेन नेशन एंड द नेशन एम्प्लॉयड। अभी हमने डिस्कस किया एक राज्य का नेतृत्व करते हुए दूसरे राज्य में जाता है और वहां पे अपनी प्रतिनिधि के तौर पे अपने कार्यों को संपादित करता है और एक मैसेंजर की तरह कार्य करता है। या कहने का तात्पर्य यह है एक राजदूत को दूसरे राज्य में नियुक्त किया जाता है। वह वहाँ के क्रियाकलापों के बारे में या वहाँ के जो भी कार्य हो रहे हैं उसके बारे में अपने सेंडिंग स्टेट को यानी जहाँ से वो बिलोंग करता है वहाँ के नेतृत्वकर्ता को उसकी जानकारी देगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, that is classification of diplomatic agents. In this, we will try to know about status and functions of diplomatic agents. And for this, we have to discuss about the Congress of Vienna 1815. Actually, the Congress of Vienna 1815 was a deciding conference in which regarding classification of diplomatic agents, information was given. In this, the Congress of Vienna 1815 about diplomatic agents, status and functions were discussed. Now, we will move to what are the classifications of diplomatic agents. The first classification is ambassadors and legates.
हिंदी में और पोपदूत मीन्स एम्बेसडर, राजदूत, लीगेट्स, पोपदूत। राजदूत जैसे कि आप इतने देर में समझ ही गए होंगे कि एक राजनयिक अधिकारी होते हैं जिन्हें दूसरे राज्य में नियुक्त किया जाता है। राजदूत के शब्द से ही पता चल रहा है, ये राजनीतिक संबंधों, आर्थिक संबंधों, सांस्कृतिक संबंधों के तौर पर एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है दूसरे राज्य में जहां पे उसे नियुक्त किया गया है। लीगेट्स या पोपदूत, पोप जैसा कि जानते हैं आप चर्च के नेतृत्वकर्ता होते हैं, तो ये पोपदूत जो चर्च की धार्मिक कस्टम्स, ट्रेडिशंस या कुछ भी मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमें कार्य करना चाहिए, कैसे हमें धार्मिक ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मिनिस्टर्स प्लेनिपोटेंशियरी एंड एनवॉयज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कहने का तात्पर्य यह है पूर्ण शक्ति प्राप्त दूत और असाधारण शक्ति प्राप्त दूत। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण शक्ति प्राप्त दूत ये ऐसे राजदूत होते हैं जिन्हें फुल पावर रहता है कि वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व दूसरे राज्य में कैसे करते हैं, वह वहाँ के टास्क को कैसे डील करते हैं, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को कैसे डील करते हैं, एक प्रकार से अपने राष्ट्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये उन पर डिपेंड है कि उनकी राज्य की आइडेंटिटी वे दूसरे राज्य में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे डील करेंगे, कैसे वहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है एनवॉयज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कहने का तात्पर्य है ये दूत तभी नियुक्त किए जाते हैं, कहने का तात्पर्य है इन्हें किसी विशेष काम के लिए नियुक्त किया जाता है और जब वह इस विशेष काम कंप्लीट हो जाता है तो उन्हें वापस अपने देश बुला लिया जाता है जहाँ के वे प्रतिनिधि के तौर पर गए थे दूसरे देश से। नेक्स्ट वी विल मूव टू थर्ड पॉइंट, दैट इज चार्ज अफेयर्स। हिंदी में कार्यरत वाहक या कार्यरत अधिकारी। कहने का तात्पर्य है इन्हें किसी सर्टेन काम के लिए भेजा जाता है और जब वह काम हो जाता है इन्हें वापस कार्य पूर्ण करने के बाद बुला लिया जाता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। Now we move on next part. Now we will try to know about the functions of diplomatic agents, and for this we first have to know about Vienna Convention 1961 Article 3. Under this article functions about diplomatic agents were mentioned. It is not possible to mention all points of the Article 3 of Vienna Convention, but some points which will clear about the functions of diplomatic agents we will discuss. And now we will move to our first point, that is representing the sending state and receiving states. कहने का तात्पर्य है जिस राज्य में अपना एक दूत दूसरे राज्य में भेजा है वह क्या है, सेंडिंग स्टेट है, और जहां उस राजदूत को नियुक्त किया गया है वो रिसीविंग स्टेट है। तो मैंने इस पॉइंट में क्या डिस्कस किया, कौन सेंडिंग स्टेट है, कौन रिसीविंग स्टेट है। तो
एक राजदूत जिस देश से भेजा जाता है वह सेंडिंग स्टेट हुआ, और एक राजदूत को जिस देश में नियुक्त किया जाता है वह रिसीविंग स्टेट हुआ। तो दैट मीन्स we discuss first point, that is representing the sending state and receiving state। और राजनयिक प्रतिनिधि दोनों स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रमोटिंग फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द टू स्टेट्स। कहने का तात्पर्य है दो देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने की कोशिश करना। अब ये संबंध कैसे बढ़ेंगे? मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। कहने का तात्पर्य है दो राज्यों के बीच में सामरिक दृष्टि से, या कहें इकोनॉमिक दृष्टि से, या कहें सांस्कृतिक दृष्टि से, या कुछ रिसर्च करके, या कुछ कल्चरल प्रोग्राम करके दोस्ती बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। और यह कार्य कैसे संभव होगा? एक डिप्लोमेटिक एजेंट के द्वारा। वही बताएगा कि दोनों राष्ट्रों के सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक स्थिति क्या है। उसके आधार पर दोनों राष्ट्र मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर अपने विकास का ध्यान रखते हुए, अपने नेशनल पावर का ध्यान रखते हुए अपना कार्य करेंगे। नेक्स्ट वी विल मूव टू द पॉइंट नेगोशिएशन विद गवर्नमेंट ऑफ रिसीविंग स्टेट। एंड टू डिस्कस दिस वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो, रिपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ सेंडिंग स्टेट। कहने का तात्पर्य है रिसीविंग स्टेट जहां अपने राजदूत को भेजता है, दैट इज सेंडिंग स्टेट जहां अपने राजदूत को भेजता है, वह रिसीविंग स्टेट से एक नेगोशिएशन करता है, उसके गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करता है कि उसके राजदूत की रक्षा की जाएगी, उसके राजदूत के ऊपर कोई भी प्रकार का बाह्य आक्रमण नहीं होगा, और उसका राजदूत जैसा चाहे वहां कार्य कर सकता है। और नेगोशिएशन कहने का तात्पर्य है कि जो राजदूत रिसीविंग स्टेट पे नियुक्त किया गया है उसे वहां पे वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देने का अधिकार है। कहने का तात्पर्य है वह रिसीविंग स्टेट को उस राज्य में जहां उसे नियुक्त किया गया है वहां कैसी स्थिति है, कैसी परिस्थिति है, उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेगा, और उसी के आधार पर वह अपने सेंडिंग स्टेट को रिपोर्ट भेजेगा कि यहाँ पे कैसे कार्य किया जाता है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के स्थिति कैसी है, यहाँ कैसे नेगोशिएशन करना चाहिए, किस कार्य में हाथ लगाना चाहिए, किस कार्य में हाथ नहीं लगाना चाहिए, किस चीज़ों से बचना चाहिए। ये सब का रिपोर्ट कौन देगा? एक राजनयिक अधिकारी, एक राजदूत देगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रोटेक्टिंग इन द रिसीविंग स्टेट द इंटरेस्ट ऑफ सेंडिंग स्टेट एंड ऑफ इट्स रैशनल विद इन द लिमिट्स परमिटेड बाय इंटरनेशनल लॉ। कहने का तात्पर्य है एक राजदूत जहां रिसीविंग स्टेट पे नियुक्त करता है वहां पर सेंडिंग स्टेट के कुछ नागरिक भी होंगे जो कि वहां पे निवास करते हैं। तो उन नागरिकों की सुरक्षा का, उन नागरिकों के परिसंपत्तियों का, संपत्तियों की रक्षा करने का या उनकी समस्याओं को सुनने का अधिकार किसे है? सेंडिंग स्टेट के राजदूत को। वे वहाँ के लोगों की परिस्थितियों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगा। अगर कोई नागरिक उसके पास जाता है तो उसकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेगा, उसे सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करेगा,
जैसा कि आप लोगों को याद है, एयरलिफ्ट मूवी में भी यही किया गया था, जहाँ पे राजदूतों के जरिए ही वहाँ के निवासियों को, हमारे देश के निवासियों को वहाँ से एयरलिफ्ट किया गया था भारत में। तो ये सब जो कार्य करेगा राजदूत, वह इंटरनेशनल लॉ, कहने का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत ही करेगा। वह इंटरनेशनल लॉ से बाहर जाकर कोई कार्य नहीं करेगा। इसी प्रकार आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।